हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप और मैं आज आपको बताता हूँ कि भाई एमएससी ख़त्म होने के बाद पीएचडी में एडमिशन कैसे ले। ठीक है, कि क्या तरीके हैं एमएससी ख़त्म होने के बाद कि भाई पीएचडी में एडमिशन ले लें। तो खाली नेट जेआरएफ नहीं है, नेट जेआरएफ अगर आपका ना भी हो तो भी आप पीएचडी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं बिना नेट जेआरएफ के। तो कैसे ले सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला काम तो ये करता है कि किसी भी ना पीएचडी वाले बच्चे से जाके ये नहीं पूछना इस वीडियो के बाद कि भाई ये बता दो कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, क्योंकि वो इतने नेगेटिव आदमी मिलेंगे आपको, सीधा बोलेंगे अबे छोड़ क्या करेगा पीएचडी में एडमिशन लेके, रहने दे बेकार है। ठीक है, तो बेस्ट यही है उन लोगों से रहो बच के। ठीक है, किसी से एडवाइस नहीं लेनी कि भाई पीएचडी में एडमिशन कैसे लें। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद पूरी देख लो आराम से। ठीक है, उसके बाद ये आराम से डिसाइड करना कि भाई पीएचडी में एडमिशन जो है वो तो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगी पीएचडी में एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, बट किसी से पूछना नहीं है जाके। ठीक है, इस वीडियो में मैं बता दूँ अच्छे से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर नेट जेआरएफ नहीं भी क्या हुआ तो भी जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या तरीके हैं, और फेलोशिप भी जो है, फेलोशिप के ही बहुत तरीके हैं। खाली पीएचडी में एक बार एडमिशन ले लो, फेलोशिप मिल ही जाएगी। तो भाई एक बात और कि मतलब अगर तैयारी करनी है नेट जेआरएफ की तो कैसे करें, पाथ फाइंडर उठाओ। ठीक है, पाथ फाइंडर से लगे एक क्वेश्चन नहीं आता, पाथ फाइंडर की एक लाइन पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार पूरी पाथ फाइंडर पढ़ो अच्छे से। ठीक है, सारे टॉपिक देख लो कैसे। पाथ फाइंडर पूरी पढ़ने के बाद ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं सोल्व, टॉपिक वाइज, एक टॉपिक उठाया कोई भी। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले सी पोर्शन सोल्व करना है, ए बी पोर्शन छोड़ दो, सी पोर्शन सोल्व करो। ठीक है, सी पोर्शन का एक टॉपिक उठाया, ठीक है, पाथ फाइंडर से वो पूरा टॉपिक पढ़ा और सी पोर्शन के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए 10 साल के। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक उठाया, फिर सारे सोल्व कर दिए, तीसरा टॉपिक उठाया, सारे सोल्व कर दिए। ठीक है, तो होगा क्या एट द एंड कि 1-2 मंथ बाद जब आप पाथ फाइंडर खोल लेंगे तो पाथ फाइंडर खोलते ही आप लोगों को सिंपल ये पता लग जाएगा खोलते ही कि भाई तीसरे पेज पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, छठे पेज पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 10वें पेज पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक में आपको ये पता होगा कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी चीज़ है ये। कोचिंग सेंटर वाले जो है ये आपको पूरा बताएंगे, पर जो असली तैयारी है वो आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, खुद से ही होती है असली तैयारी। खुद से जब सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे, सारे टॉपिक देख लोगे एक बार भाई किस टॉपिक से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक जो है इसको पढ़ने का इतना वेटेज मिलेगा, इसको पढ़ेंगे तो इससे जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से 20 नंबर के आएंगे। तो फटाफट वो क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम से एक दिन पहले, जिसमें 20 नंबर, 30 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और फटाफट जाओ सी पोर्शन। जाती सबसे पहले सी पोर्शन शुरू करो। ठीक है, पीछे से शुरू कर दो, चाहे सी पोर्शन फ़र्क नहीं पड़ता, या आगे से शुरू कर दो। सी पोर्शन को फटाफट, जो क्वेश्चन आता है उस पर राइट लगाओ, जो नहीं आता उस पर रॉन्ग लगा दो, फिर राइट वाले सारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दो। ठीक है, और आराम से अपना 100 नंबर का सी पोर्शन करके 20 नंबर का ए बी पोर्शन करके फटाफट जो भी आता है उसमें से लगा कर अपना घर आ जाओ और चिल मारो, आराम से नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें पीएचडी कर दिया है। एमएससी कंप्लीट करने के बाद अब आप लोगों का मेन एम है कि यार हमें तो पीएचडी करनी है, तो पीएचडी कैसे करें। तो पीएचडी का एक तो तरीका है नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ क्लियर करो एमएससी में और पीएचडी के लिए अप्लाई कर दो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। ठीक है, बाकी हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होते हैं, तो जूलॉजी डिपार्टमेंट, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी में भी जाके अपना अप्लाई कर दो कि भाई एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अप्लाई कर दो। तो नेट जेआरएफ तो यार ज़रूरी है, बिना नेट जेआरएफ के तो देखो पीएचडी में लेते नहीं लोग। मोस्टली लोग मना कर देंगे कि भाई पीएचडी में एडमिशन मत लो अगर नेट नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि भाई बिना नेट के वो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे। इसका रीज़न है कि भाई खर्चे बहुत सारे होते हैं। पीएचडी में एडमिशन ले लिया, अब इतने बड़े हो जाते हैं हम लोग, तो मतलब हर मंथ में आपका 5-10 हज़ार का तो खर्चा ऐसे ही पड़ जाता है कि भाई मतलब कोई प्रोग्राम है तो कंट्रीब्यूशन करना है आपको, तो उसमें आपका खर्चा मतलब काफ़ी सारा हो जाएगा। तो घर वालों से तो लोगे नहीं कि भाई खर्चा है महीने का अलग, उससे अलग भाई हमें 10,000 रुपये और दे दो। तो जेआरएफ ज़रूरी है, फेलोशिप ज़रूरी है कि भाई 30-40 हज़ार रुपये मंथ के मिलेंगे तो आप अपना खर्चा निकाल लोगे। ठीक है, तो नेट जेआरएफ है। ठीक है, नेट जेआरएफ के थ्रू आप आराम से एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में। बाकी पीएचडी में जो है बहुत लोग जो है मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं देना तो आप कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस क्लियर कर दो। नेट जेआरएफ हो गया, गेट हो गया, ठीक है, डीबीटी जेआरएफ हो गया। तो अगर इनमें से कोई भी क्लियर कर देते हो तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको ना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का तो एंट्रेंस में नंबर नहीं आता। तो यार एंट्रेंस में नंबर नहीं आएगा तो पीएचडी कहाँ से करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चे एसएससी ज्वाइन कर देते हैं छोड़ के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, बनारस में जाओ, जो भी है मतलब आईआईटी दिल्ली में जाओ,
अलग अलग प्रोफेसर के अंडर जाओ, DRDO में जाओ और पता देखो सबकी लैब में जाके, जैसे 5-10 दिन के लिए जाओ PI के पास जो भी है उधर का, और उनसे बात करो कि सर ऐसे ऐसे मुझे आपके अंडर काम करना है। उनकी लैब देखो 4-5 दिन कि यार इन्वायरमेंट कैसा है लैब का, ठीक है। अगर आपको लगे हाँ भाई रिसर्च अच्छी है, मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इस लैब में कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ आगे, तो उस लैब में रहने का फ़ायदा है। फिर उसके बाद जो है उधर काम करो, सर को बोलो कि सर मुझे आपके अंडर काम करना है, 6-7 महीने काम करो और फिर मतलब रिक्वेस्ट करोगे सर मुझे PhD करनी है आपके अंडर, ठीक है। तो भाई एक कड़वी सच्चाई ये है PhD की कि मतलब असली बात कि आप लोग ना एंट्रेंस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है, ऐसी बात नहीं होता, पर जो लोग काम करते रहते हैं लैब में ऑलरेडी उनका एडमिशन मतलब वो एज अ प्रायोरिटी ले लेते हैं लोग, क्योंकि उनको काफ़ी सारा काम ऑलरेडी पता होता है। तो जब वो इंटरव्यू देते हैं जो ऑलरेडी लैब में काम कर रहे हैं, तो जो लैब का टीचर होगा उसका मेन प्रायोरिटी वही बंदा रहेगा, क्योंकि उस बंदे को लैब का पूरा काम पता है। उसे पता है कि भाई इसके ऊपर कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो बंदा किसी और बंदे को क्यों ले, जब उसे पता है मेरी लैब में से एक बंदा आया है जो इंटर्नशिप कर रहा है पिछले 1 साल से, और वो बंदा जो है उसको सारा काम पता है मेरी लैब का। तो बेस्ट यही है कि इंटर्नशिप करो, ठीक है, जाओ लैब में इंटर्नशिप करो, जो आपको लैब अच्छी लगे उसमें रुको, नहीं तो भाग जाओ। क्योंकि होगा क्या कि सपोज़ करो लैब आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, आपने ज़बरदस्ती एडमिशन ले लिया, तो उधर आप परेशान रहोगे। आप उधर क्या है, सपोज़ करो कि मतलब सीनियर अच्छे नहीं है तो उनके साथ मतलब आपका, क्योंकि सीनियर की ज़रूरत पड़ती है। आप जब भी रिसर्च करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, नई मैथोडोलॉजी होंगी, RT-PCR नहीं आ रहा आपको, ठीक है, या किसी भी चीज़ में दिक्कत है। प्रोटीन का काम करता हूँ मैं, तो भाई जैसे मुझे प्रोटीन में कोई दिक्कत आ जाए, या कोई सेल का काम करे उसको सेल्स में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो किसी भी काम में आपको दिक्कत आती है, किसी टेक्निक में दिक्कत आती है, तो कौन बताएगा यार, सीनियर बताएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है हर लैब में थोड़ा अलग अलग होता है काम करने का। तो सीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर लैब में काम करने के लिए। अब सपोज़ करो आपकी बनेगी नहीं, उससे आपको पता है भाई सीनियर सही नहीं है, या वो लोग सही नहीं है, या आप लोगों का आप सही नहीं हो, या आप दोनों का जो है बिहेवियर मैच नहीं कर रहा, तो फ़ायदा नहीं है भाई उस लैब में काम करने का। बेस्ट ये वो छोड़ दो, किसी ऐसी लैब में जाओ जिसमें आप मतलब काम करो, काम करते करते अगर आपके फ्रेंड बन जाए 3-4 उधर इंटर्नशिप करते हैं तो बेस्ट है। फिर तो उस लैब में रहने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके फ्रेंड बन चुके, तो आराम से काम करो उधर। तो भाई तरीका यही है, इंटर्नशिप करो किसी भी लैब में जाके, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी लैब में जाओ, उधर इंटर्नशिप करो, फिर उधर ही जो है कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके गेट वगैरह, और उधर काम करना शुरू कर दो। अब दिक्कत ये है, आप लोग बोलोगे भाई मुझे फेलोशिप चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया फेलोशिप का नीड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार 1000 खर्चे होते हैं, कैसे करोगे इतना खर्चा, घर से बाहर 5 साल PhD में लग जाते हैं आराम से, 5-6 साल। तो अब इतने साल तक बिना पैसों के कैसे रहोगे यार, चाहिए इतने तो एक तो तरीका ये है कि यार मतलब कोई ऐसा टीचर ढूंढो जिसके अंदर प्रोजेक्ट ऑलरेडी, तो प्रोजेक्ट अगर उसके अंदर है ऑलरेडी, तो प्रोजेक्ट के में वो JRF को रिक्रूट कर सकते हो, तो एज ए जूनियर रिसर्च फेलो ले लेंगे, तुम्हें PhD में भी लेंगे और JRF भी ले लेंगे, तो आपको JRF के पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है, और फिर आगे जाके SRF के दिला देंगे। तो ऐसी लैब ढूंढो जिसमें प्रोजेक्ट हो ऑलरेडी, ठीक है, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो जिस लैब में प्रोजेक्ट हो उसमें जाओ, उसमें काम करो, ठीक है, उसमें काम करते करते फिर उस लैब में जो है कोई भी गेट वगैरह करके, कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, GPAT वगैरह भी होता है फार्मेसी वालों का, वो करने के बाद और उधर चुपचाप जो है अप्लाई कर दो कि मैम मुझे आपके या सर मुझे आपकी लैब में एडमिशन लेना है, और प्रोजेक्ट में आराम से जो है फेलोशिप आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि भाई मतलब कि आपको जो है 2 साल हो गए PhD में एडमिशन लिया, ठीक है, अब आपको ये दिक्कत नहीं है कि भाई 5 साल आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। कैसे, जैसे 2 साल काम किया बिना फेलोशिप के, तो उस 2 साल में जब आपने काम किया बिना फेलोशिप के, तो यूनिवर्सिटी वाले फेलोशिप देंगे, उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 8-10 हज़ार रुपये देती है, तो आपको नॉन नेट फेलोशिप मिल जाएगी, ठीक है, उसमें 2 साल तक नॉन नेट फेलोशिप लो, 8-10 हज़ार रुपये आपका बेसिक खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। बेसिक खर्चा निकलने के बाद 2 साल बाद आप ICMR SRF में अप्लाई कर दो, या निकलते रहते हैं 3 साल का जो SRF होगा, SRF का कोई भी प्रोजेक्ट निकलता है, कोई भी निकालता है, तो उसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद लोग SRF के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उन्हें 45 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं, 40-45 हज़ार रुपये आराम से, तो वो मतलब मस्त रहते हैं, फिर बिना नेट JRF की भी नहीं फेलोशिप मिलती है। तो भाई फेलोशिप तो मस्ट है अगर PhD कर रहे हो, ठीक है, फेलोशिप के बिना तो काम नहीं चलेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप PhD जो है ना करो, PhD मतलब ये सोच के छोड़ दो कि भाई नेट JRF नहीं हो तो PhD छोड़ देते हैं। 2 साल हो गए यार नेट JRF की तैयारी, थक गए कि भाई अब नहीं हो रहा नेट JRF की तैयारी, 2 साल तो दो देखो तैयारी को, 2 साल बाद नहीं होता, थक चुके आपके, नहीं हो रहा,
तो उसके बाद चुपचाप जाओ और किसी लैब में जाके काम करो और उधर से जो है रिक्वेस्ट करो कि सर मुझे पीएचडी में ले लो, उधर से फिर पीएचडी करो, बेस्ट ही है, ठीक है। तो भाई नेगेटिव मत होना कभी। बहुत लोग नेगेटिव मिलते हैं जो बोल देते हैं भाई पीएचडी मत कर, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को वैल्यू नहीं पता होती यार, रिसर्च की वैल्यू लोगों को नहीं पता होती। क्योंकि अगर रिसर्च में मतलब आदमी मतलब सही आदमी होने चाहिए रिसर्च में। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि मतलब जिसका दिमाग बहुत अच्छा है रिसर्च में, जो मतलब आगे कुछ कर सकता है बट जेआरएफ क्लियर नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पीएचडी के लायक नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो आप। अब तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और किया था कि मतलब अभी बीच में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए खाली पीएचडी होनी चाहिए, नेट की ज़रूरत नहीं है। तो यार अलग अलग जो है गवर्नमेंट भी नई नई चीज़ें निकालती रहती है कि कभी कुछ फ़ैसला ले लेगी, कभी कुछ के भाई अभी नेट की ज़रूरत नहीं है, कभी बोल देगी नेट की ज़रूरत है। तो इतनी टेंशन मत लो, लाइफ यार आगे क्या है क्या नहीं है ये तो लाइफ में आगे जाके पता चलेगा, बट जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करो। इतना मत सोचो कि यार किसी बच्चे से पूछ लिया कि भाई सीनियर से किसी से वो पीएचडी कर रहा है, वो रोने लग गया आपके सामने, तो भाई हम नहीं कर रहे, बेकार है। वो भाई उसकी अपनी समस्या है कि वो हो सकता है वो भाई परेशान हो अपनी लाइफ से, पर ज़रूरी थोड़ी यार कोई परेशान हो। कुछ लोग पीएचडी में अच्छे से भी रहते हैं, जैसे मैं हो गया। मुझे तो भाई काफ़ी सुकून है पीएचडी में और मुझे इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट से काम करो, बढ़िया काम करो, फालतू की टेंशन मत लो। नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, तो पॉजिटिव रहो। बाकी यार कोई भी मतलब अगर पीएचडी से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है आपकी, या आप चाहते हो कि मतलब कि फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो बनाऊं कि आपको नॉलेज दे सकूं प्रॉपर, कि यार मतलब पीएचडी में ये चीज़ होती है, आप चाहते हो कि मैं मतलब किसी पॉइंट के ऊपर आपको ढंग से बताऊं कुछ, तो कमेंट्स में बता दो, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा स्पेसिफिकली कि यार ये काम आप लोग कर सकते हैं। बाकी यार नेट की तैयारी की बात हो गई, नेट जेआरएफ की तैयारी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। होता क्या है, आप लोग कोचिंग सेंटर पे जाओगे, कोचिंग सेंटर वालों का काम है पैसा कमाने का। वो क्या करेंगे, लंबे लंबे टॉपिक बताएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन देंगे जिनका कोई मतलब नहीं। आधे क्वेश्चन तो नेट में आते नहीं, 90%। मतलब ये है, मैंने 2-3 की वो ली, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सीरीज ली, इतने गंदे क्वेश्चन थे, मतलब कि आते ही नहीं यार वो क्वेश्चन तो नेट में। बेफालतू भी इतने हार्ड क्वेश्चन दे देंगे आपको शो करने के लिए कि यार मतलब हम जेन्युइन में इतनी तकड़ी तैयारी करा रहे हैं। भाई जो क्वेश्चन आएंगे नहीं जिस टाइप के, उसके करा के फ़ायदा क्या। ये लगा लो मैंने जब फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया था। सेकंड टाइम मैंने दिया तो मैं एक दिन के लिए पढ़ा था, तो एक दिन में मुझे ये पता था कि बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली फटाफट, क्योंकि मैं उस टाइम पे जो है लैब में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने एक दिन में सारा फटाफट रिवाइज़ कर लिया और मेरा नंबर आ गया उस बार आराम से। क्योंकि मुझे पता था, जैसे ही मैंने मतलब पाथफाइंडर खोल ली तो मुझे ये पता था कि इस पेज पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सारे क्वेश्चंस का पता था ऑलरेडी कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता होता, इंस्टीट्यूट वालों को। ये चाहे तो आपको एक हफ्ते में नेट की पूरी तैयारी करा दें, क्योंकि ये लोग जो है हमेशा तैयारी करते रहते हैं, तो इनको पता होता है कि यार इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन। और ऐसा ही नहीं है कि मतलब ज़्यादा ही नॉलेज होनी ज़रूरी है, ज़्यादा नॉलेज से दुनिया बहुत, मतलब ये लगा लो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इतनी खास नॉलेज भी नहीं होती। बस वो लोग ना उन टॉपिक्स को पढ़े हुए होते हैं जो नेट में आते हैं, और वो आराम से क्लियर कर देते हैं। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई नेट बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है। हर एग्ज़ाम जो है बहुत इजी होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, और जो पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, मतलब उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और उनमें क्वालिफाई होता है आराम से। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी कि भाई बहुत हार्ड चीज़ है। इंस्टीट्यूट वाले जो है मैक्सिमम पागल बनाते हैं यार, बहुत ज़्यादा खींचते हैं सिलेबस, ठीक है। बढ़िया यही है कि भाई पाथफाइंडर का क्वेश्चन बैंक ले लो, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सोल्व करते करते ये देखो कि कितने क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन है, जो हर बार आ रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को जो है सोल्व करने की कोशिश करो। वो टॉपिक उठाओ, ठीक है, सारे टॉपिक लिखो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। वो 8-10 टॉपिक उठा के उनको अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर दोगे सी पोर्शन में तो 40-50 नंबर उसके आ जाएंगे, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन वैसे अटैम्प्ट कर देते हैं, ईजी होते हैं बहुत, ठीक है, तो 40 नंबर आ गए, 80 नंबर हो गए। ए बी पोर्शन में मिला के 20-30 खरीदोगे, ठीक है, 20-30 नंबर का, तो 100-110 नंबर आराम से आ जाएंगे। नेट की कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी भाई ज़्यादा दिक्कत होती है तो फ्यूचर में मैं 2-3 वीडियो और बना दूँगा, ठीक है, नेट से रिलेटेड कि भाई कैसे कैसे क्लियर करें, ठीक है। बाकी कोई ऐसे टॉपिक के भाई आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो इतना टेंशन मत लो यार, हर कोई क्लियर कर देता है। बी पॉजिटिव।